हेलो, नमस्कार विद्यार्थियों। मैं पालीवाल सर एक बार आपका फिर इस सामाजिक की क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि हाल ही में कक्षा 10 का जो है वो बोर्ड द्वारा नया सिलेबस जारी किया गया है। उस सिलेबस में एक चीज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण काम की चीज आई है कि बोर्ड ने लगभग ये तय कर दिया है कि जो बहुचयनात्मक प्रश्न है यानी छोटे वाले प्रश्न जो है ना वो परीक्षा में आएंगे और उनका वेटेज जो है वो 40% होगा। यानी 40% नंबर के जो प्रश्न है वो छोटे वाले प्रश्न आएंगे और उन छोटे वाले प्रश्नों में आसानी से बच्चे जो कमजोर विद्यार्थी है वो भी पास हो सकते हैं और जो बढ़िया पढ़ने वाले विद्यार्थी है उनके अधिक नंबर प्राप्त करने में निश्चित तौर पर सफलता मिल सकती है। मैं पालीवाल सर आपको इस ऑनलाइन क्लास में सामाजिक जो विज्ञान विषय है उसके बारे में मैं आपको 10वीं के पाठों का अध्ययन करवाऊंगा और ये पूर्ण प्रयास करेंगे कि हम उन प्रश्नों पर चर्चा करें जो पाठ परीक्षा में अधिक नंबर के हैं और जो पाठ परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं। यानी कि वे प्रश्न अपन चर्चा करेंगे जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो मैं आज से ये जो है वो ऑनलाइन क्लास शुरू कर रहा हूं जिसमें 10वीं के सामाजिक विषय के जो पाठ है वो पढ़ाए जाएंगे। सबसे पहले अपन इतिहास को पढ़ना शुरू करेंगे और इतिहास की जो शुरुआत है वो अपने दूसरे पार्ट से कर रहे हैं। मैं पहले दूसरा पार्ट ले रहा हूं क्योंकि पहले वो पार्ट ले रहा हूं जो महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले अपन जो सामाजिक विषय का पाठ पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले चर्चा इसी पर करते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है और भारत में राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है, उस पर अपने को पहले चर्चा करनी पड़ेगी। तो अपना टॉपिक है पाठ का भारत में राष्ट्रवाद। तो भारत में राष्ट्रवाद जो टॉपिक है उस पर अपन चर्चा करने वाले हैं। पहला अपना देखिए भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद की मैं बात करूं तो राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है अपने को यह समझना होगा। भारत में किस प्रकार राष्ट्रवाद का उदय हुआ ये हमें समझना होगा। सबसे पहली बात, एक नंबर बात, राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है। राष्ट्रवाद का अर्थ होता है अपने देश के प्रति देशभक्ति, अपने देश के प्रति समर्पण का भाव, अपने देश के प्रति प्रेम। मोटा मोटी कहें तो उसे राष्ट्रवाद कहा जाता है। हम जो हमारे देश से प्रेम करते हैं, हम जो हमारे देश के प्रति त्याग की भावना रखते हैं, समर्पण की भावना रखते हैं, हमारे देश को हम अच्छा समझते हैं, उसे राष्ट्रवाद कहा जाता है। अब भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार हुआ, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन कैसे चला, इस पाठ में अपन उन चीजों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि 15 अगस्त 1947 से पहले भारत जो है वो अंग्रेजों का गुलाम था और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। तो उससे पहले अंग्रेजों का गुलाम था और आपको पता ही है कि अंग्रेज हम पर कितनी ज्यादती करते थे, इस पर किसी प्रकार की हमसे छुपी हुई बात नहीं है। और उनको भारत से भगाने के लिए हमारे लोगों ने जो संघर्ष किया, हमारे जो क्रांतिकारियों ने जो यहाँ संघर्ष किया, उनको अपन इस पाठ में पढ़ेंगे। तो भारत में राष्ट्रवाद का जो पाठ है उस पर अपन इन जो है वीडियोस में पहले चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो देखिए जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा ये दूसरा पाठ भारत में राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद का आप अर्थ समझ चुके कि अपने देश के प्रति प्यार समर्पण की भावना को जो है वो देशभक्ति की भावना को राष्ट्रवाद कहा जाता है। तो थोड़ा सा पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख चुके हैं, यानी पहले पाठ की बात कर रहा है कि यूरोप आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। इससे अपने लोगों के समझ बदलने वाले लोग वे कौन थे, उनकी पहचान किस बात को परिभाषित होती है, ये भावना बदल गई। उनमें राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव पैदा होने लगा।
नए प्रतीकों, चिन्हों, नए गीतों, विचारों, संपर्क स्थापित किए गए और समुदाय की सीमा को दोबारा परिभाषित कर दिया गया। ज्यादातर देशों को इस नई राष्ट्रीय पहचान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया से हुआ। आइए देखिए कि हमारे देश में यह किस प्रकार हुआ। देखिए, किसी भी चीज को प्रतिस्थापित करने के लिए, उसको स्थापित करने के लिए बहुत ज्यादा जो है वो ऐसे चीजों की आवश्यकता होती है, यानी चमत्कार की आवश्यकता होती है। कोई न कोई ऐसी चीज दिखानी पड़ती है कि हमें ये महत्वपूर्ण है, तब लोग हमारी तरफ आकर्षित होते हैं। भारत के लोग भी भारत से क्यों प्रेम करें? जब मेरे पास कुछ भी नहीं है तो वो मुझसे क्यों प्रेम करेंगे? सीधी सी बात है कि जब मैं एक छोटा सा आदमी हूं तो लोगों का संपर्क भी मेरे छोटे होंगे। लोगों का संपर्क मुझसे, जिन लोगों का संपर्क होगा, बहुत ही छोटे यानी कम लोगों का संपर्क होगा। और जैसे ही मैं एक बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, मुझसे हर कोई व्यक्ति संपर्क स्थापित करने का प्रयास करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने कोई ना कोई उनको ऐसा करके दिखाया है जिसकी वजह से मैं प्रसिद्ध हो गया हूं। तो भारत के लोग भी भारत से क्यों प्रेम करें, वो अपने देश के प्रति क्यों सम्मान रखें? तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे लोग अपने देश को प्रेम करने लगे कि भाई हमें दिखाना पड़ेगा कि देखो ये भारतीय है, ये भारतीय, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया। तब जाके हम जो है वो भारत से प्रेम करने लगे। पता चलेगा कि हाँ, मैं भी कुछ, ये यूरोप में तो हो चुका था, यूरोप में ये चीज हो चुकी थी, अब ये भारत में हो रही थी। अब आगे देखो, दूसरे उपनिवेश। अब शब्द है ये उपनिवेश। उपनिवेश क्या होता है? उपनिवेश क्या होता है कि जब कोई शक्तिशाली देश किसी छोटे देश पर अधिकार कर लेता है या कमजोर देश पर अधिकार कर लेता है, उस अधिकार में आए हुए देश को उपनिवेश कहा जाता है। मैं लिख देता हूं यहां, उपनिवेश। उपनिवेश जब कोई कमजोर देश, जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर अधिकार कर लेता है, तो उस अधिकार में आए हुए देश को उस शक्तिशाली देश का उपनिवेश कहते हैं। तो उस शक्तिशाली देश का उपनिवेश कहा जाता है। किसे? उस कमजोर देश को उस शक्तिशाली देश का उपनिवेश कहा जाता है। तो उपनिवेश का अर्थ समझ गए, यानी कोई, जैसे भारत पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया तो भारत जो है वो उपनिवेश हो गया किसका? अंग्रेजों का। आगे चलते हैं। भारत भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना। उपनिवेशवाद के विरोध का मतलब उसका विरोध करके, उसका विरोध जरूरी था, हमें छुटकारा पाना उस गुलामी से छुटकारा पाने के लिए निश्चित तौर से हमें विरोध करना पड़ेगा, गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोगों ने आपसी एकता को पहचानने, उत्पीड़न और दमन का साझा भाव के विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध दिया। लेकिन हर वर्ग और समूह पर उपनिवेशवाद का असर एक जैसा नहीं था, उनके अनुभव भी अलग अलग थे और स्वतंत्रता के मायने भी भिन्न भिन्न थे। अब देखो, भारत में भी उपनिवेशवाद का यानी अंग्रेजों का जो शासन था उस पर अलग अलग लोगों पर अलग अलग प्रभाव थे। सारे लोगों पर एक जैसे प्रभाव नहीं थे। जो प्रबुद्ध वर्ग था उन पर उपनिवेशवाद का उतना प्रभाव नहीं पड़ा, और जो कमजोर लोग थे उन पर उपनिवेशवाद का ज्यादा प्रभाव पड़ा, क्योंकि उन्हीं पर ज्यादा गुलामी की जंजीरें थोपी गई थी, उन्हीं पर जो है वो ज्यादा अत्याचार किए गए थे। जबकि जो प्रबुद्ध, जो पैसे वाले लोग थे, जो राज परिवार से संबंधित थे, उन पर कोई ज्यादा प्रभाव पड़ा नहीं था। ज्यादा प्रभाव किन पर पड़ा? ज्यादा प्रभाव कमजोर, गरीब और जो एकदम मजलूम तबका था उन पर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ा था। तो आंदोलन से अब आगे चले तो एक दूसरे को बांध दिया और स्वतंत्रता के मायने भी भिन्न भिन्न थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के इन समूहों को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा किया, परंतु एकता, टकराव के बिंदु निहित थे। अब देखो यहां बात क्या कर रहा है, ये देखिए, कांग्रेस ने इन समूहों को,
अब ये कांग्रेस का मतलब यहाँ कांग्रेस वो पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक ऐसा दल था जिसने स्वतंत्रता के आंदोलन का नेतृत्व किया था। भारत आजाद होने से पूर्व 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और महात्मा गांधी भी इसी कांग्रेस के सदस्य हुआ करते थे। ठीक है, तो कांग्रेस ने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। वो कांग्रेस जो है, हालांकि है तो यही कांग्रेस, लेकिन वो कांग्रेस का महत्व अलग था, इसका अलग है। ये एक राजनीतिक पार्टी है, वो उस समय जो है वो स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करने वाली पार्टी कांग्रेस थी और उसने पूरे भारत में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। आगे चले तो पहले की एक पुस्तक में भी आपने भारत में राष्ट्रवाद के उदय का अध्ययन किया था, जहां आपने 20वीं सदी में पहले दशक की कहानी पढ़ी थी। इस अध्याय में हम 1920 के दशक के आगे की अध्ययन करेंगे। 9th क्लास में अपन ने 1920 तक के बारे में पढ़ा है। अब इस पाठ में अपन जो है वो 1920 से आगे की बातें जो है उनका अध्ययन करेंगे। तो आगे की जो बातें हैं उनका अध्ययन करेंगे। असहयोग आंदोलन और सविनय आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। हम ये देखेंगे कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन को विकसित करने के लिए किस तरह प्रयास किए, इस आंदोलन के विभिन्न सामाजिक समूहों को किस तरह ने हिस्सा लिया और किस तरह राष्ट्रवाद को नई कल्पना की नई उड़ान दे दी। अपन इस पाठ में ये पढ़ेंगे कि 1920 के बाद क्या आंदोलन हुए। 1920 के आंदोलन को पढ़ने से पहले अपने को महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा कि महात्मा गांधी कौन थे, वो कब आए, कैसे उन्होंने जो है वो भारतीय राजनीति में अपना वर्चस्व जमाया। तो मैं थान थोड़ो महात्मा गांधी के बारे में बता दूं। तो बात करा महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी को जन्म पोरबंदर गुजरात में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को कहां हुआ? पोरबंदर गुजरात में हुआ था। गांधी जी के पिता का नाम मोहनदास, माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी बचपन में एक बहुत ही शरारती बालक थे और गांधी जी जो है वो बदमाशी में 1 नंबर थे। मात्र 13 वर्ष की उम्र में कस्तूरबा जो बात थी उनसे उनका विवाह कर दिया गया। विवाह के बाद भी गांधी जी को घना सुधरिया को नहीं, तो घर वालों ने पढ़ने के लिए गांधी जी को लंदन भेज दिया। वहां से उन्हें बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करने के लिए, यानी वकील की डिग्री प्राप्त करने के लिए गांधी जी लंदन गाल दी। गांधी जी लंदन चले गए। लंदन में उन्होंने जो है वो पढ़ाई की, वकालत की डिग्री प्राप्त की, वकील बन गए। वकील बनने के बाद उनकी नौकरी लग गई। नौकरी करने दक्षिण अफ्रीका चले गए। दक्षिण अफ्रीका उड़ गया गांधी जी। दक्षिण अफ्रीका गए तो उन्हें एक नई समस्या का सामना करना पड़ा। आ समस्या कौन सी? रंग भेद की। रंग भेद मतलब अंग्रेजों का राज था। जैसे भारत में अंग्रेजों का राज था, भी यहीं दक्षिण अफ्रीका में भी अंग्रेजों का राज था। दोनों जगह अंग्रेजों का ही राज था। अब गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका गए तो वहां गांधी जी ने एक समस्या देखी कि वहां रंग भेद का जो है वो बहुत बोलबाला था। रंग भेद को मतलब थे, समझो रंग भेद को मतलब हो गया चामड़ी को रंग, यानी चमड़ी के रंग के आधार पर काले और गोरे को भेदभाव किया जाता था। अंग्रेज मानता जगह धोड़ा है, गोरा है, वह बहुत ज्यादा बढ़िया है, और कालिया है वह एकदम आड़ू है, वह बुद्धि को नहीं। ठीक है, अब गांधी जी हटू गईडा, गांधी जी वाह काला ही है। अब थारा मान लो कोई की चमड़ती धोड़ी है तो थे मानो खुद ने अंग्रेज, तो अंग्रेज को नहीं आपा तो बा कालिया में गिनती होती आप चामड़ी धोड़ी होने अंग्रेज कौन बन जाओ आपा। तो गोरा जहा वे आपने सागे अत्याचार करता बट भी भाई स्थिति। अब गांधी जी ने क्या किया कि गांधी जी वहां नौकरी करने गए। वकील होगा गांधी जी भी क्या कम हो, तो वकील आ गांधी जी तो वह पैसा भी चोखा ही मिलता वकीला ने। गांधी जी नौकरी जब जोरदार कंपनी रुपड़ा सावड़ मिलता तो गांधी जी के एक टिकट लियो फर्स्ट क्लास को। फर्स्ट क्लास को मतलब पहली श्रेणी को डब्बो जो नहीं, ट्रेन में 3 क्लास हुए, एक फर्स्ट क्लास, फिर सेकंड क्लास, एक थर्ड एसी। पहली क्लास को गांधी जी टिकट ले लियो और ले गए, टिकट चढ़ गया। अब वहां थे गांधी जी वहां चढ़िया तो देखियो कि बाकी से गोरा ही गोरा बैठा, क्योंकि फर्स्ट क्लास में केवल गोरे अंग्रेज यात्रा कर सकते थे। गांधी जी चढ़ तो गया हुआ काला, काला मतलब गांधी जी अपना ऐस हुए था तो चढ़ गया। अब कह करे अंग्रेजड़ा कह रहे कि देखियो बेटा ओ कालो आदमी अटकठू आयो है, क्योंकि वैसे भी गोरिया ही गोरिया बैठा हुआ। अब वो कालो आदमी चढ़ियो तो बांगे एक चढ़ी रे एक उतरी।
बेटा ओट करे किए है और बह के गिरियो। गांधी जी ने रुका के ट्रेन चैन खींची और गांधी जी ने मारियो धक्को, फेंक दियो बेटो। वो गांधी जी के दिमाग में धक्को लग्यो कि बेटो आ के चीज हुई, अपन ट्रेन क्या उतार दिया आपने, तो टिकट ही हो। अब टिकट तो ही पर अंग्रेजा नियम बना रखो सडसी खाली कूण, सडसी खाली अंग्रेज। आ बात अंग्रेजा के विरोध को कारण बन गई। गांधी जी के अब तो मैं अधिकार दिला रहूं, और गांधी जी ने वहां एक आंदोलन किया जिसे सत्याग्रह कहा जाता है। सत्याग्रह का मतलब सत्य के लिए आग्रह करना, यानी गांधी जी आ कहता कि मैं हिंसा नहीं करता। हिंसा मतलब मैं लड़ाई झगड़ों कौन करूं, कोई ना मार कूट के तो मेरा काम हुआ है कोनी। मैं सत्याग्रह करता हूं, लगातार ये काम करूंगा कि मेरी बातों को माना जाए, माना जाए। मैं विरोध करूंगा लेकिन विरोध में हिंसा नहीं होगी। यहाँ घर में थाने मान लियो थार माँ बापू को पिस्सा मांगो, अब एक पिस्सा कौन दे, दे दियो, दे दियो। 2 बार कौन दे, 3 बार कौन दे, लगातार आप मांग बोकरा, दे दियो, दे दियो, माँ दे दे, माँ दे दे, माँ दे दे। तो माँ की 2-5 रिपीटा देवे ही है। आ बात को नहीं। अब आप ये सोचा यहाँ मन पन खींचो आप के आपने मन में आ जाएगा लो माँ बापू ने कूट लिया, कूटिया घरू काट दिया, थन रोटिया रेड़ दिया, 2 रुपया को आपनो बैंत को नहीं, डोल को नहीं थे, सोचो घरू काटिया बाद आपने क्या स्थिति हो। तो गांधी जी का जो आंदोलन था वो इसी प्रकार का था। हालांकि आप हो नहीं गांधी जी वहां डरता, गांधी जी डरता, माँ की बात अलग है, माँ अंग्रेजों की बात अलग है। गांधी जी डरता, लेकिन गांधी जी ये सोचते थे कि भाई आंदोलन जो है वो बिना हिंसा के होना चाहिए, किसी को हिंसा नहीं होनी चाहिए। गांधी जी के बारे में तो आपने सुना होगा, गांधी जी कहते थे कोई एक गाल को मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, उसको निश्चित तौर से शर्म आएगी। गांधी जी का यह सोचना था। और गांधी जी की जो हिंसा थी, अहिंसा जो थी, वो वीरों की हिंसा थी। गांधी जी कहते थे मैं कोई कायर नहीं हूं, मैं कोई लड़ाई झगड़े से डरता नहीं हूं, लेकिन लड़ाई झगड़े से सबका नुकसान होता है, ये बात मैं स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए गांधी जी ने वहां सत्याग्रह किया और बहुत प्रसिद्ध हो गए। गांधी जी ने बट मिल की सफलता, बट्टे सफलता मिली। के बाद गांधी जी 9 जनवरी 1915 में भारत आया। गांधी जी बठो सफलता लेर भारत आया। बा बात भारत पहली पूग गई, गांधी जी बाद में पूग गया। कह रहा गांधी जी बेटा अंग्रेजा गोडा लगा दिया, आ बात पहली भारत पूग गई। हालांकि आज को जमाना तो कोई व्हाट्सएप को और टेलीग्राम को जमानो है, जब गांधी जी काम की बाद में करता पहली हेड पूग जाती। पी टाइम थोड़ी लेट पूगी लेकिन पूग गई। गांधी जी भारत आया। भारत आने से पहले ही गांधी जी की छवि बहुत बढ़िया बन गई भारत में। कि भाई गांधी नाम को एक आदमी है, वो अंग्रेजा का है, जो गोडा लगा साउथ अफ्रीका में आयु है। यानी गांधी जी को एक कहने का मतलब गांधी जी की नाम बन गयो तकड़ो। और गांधी जी भारत आए, कब आए? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आ गए। अब गांधी जी भारत आया, भारत आके देखो कि भाई क्या करना चाहिए। उस समय गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु बनाया गोपाल कृष्ण गोखले को। किसने बनाया? गोपाल कृष्ण गोखले को। उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918। आएगा अपने थोड़ी सी आगे जब अपन चलेंगे, हालांकि अपने सिलेबस में वो नहीं है। 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। गांधी जी आए। गांधी जी जब आए तो गांधी जी को गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि भाई आप अंग्रेजों से संपर्क कर लें। अंग्रेजों, क्यों गांधी जी देखिए कांग्रेस में 2 फाड़ थे उस समय, एक नरम दल और एक गरम दल। नरम दल वो जो विरोध का रास्ता अपनाते थे, हिंसा, तोड़ फोड़, बिमा, लाल पाल बाल, आपने नाम सुने होंगे। और जो नरम दल था वो गांधी जी का तरिया हाथा जोड़िया और काम आ रहा, तो वो गोपाल कृष्ण गोखले नरम दल से आते थे, वो गांधी जी के गुरु थे। तो गांधी जी के कहने पर अंग्रेजी जो लोग थे उनसे गांधी जी ने संपर्क किया। आगे का पाठ अपन पाठ में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको मोटी मोटी बातें महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा बता देता हूं कि महात्मा गांधी जो थे के बारे में अपन थोड़ी मोटी मोटी बातें अपन लिख लेते हैं। पहले आप इनको नोट करेंगे कॉपी में बकायदा। महात्मा गांधी जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर को खटे है गुजरात में। गुजरात में है पोरबंदर। पिता का नाम मोहनदास गांधी। मोहनदास गांधी।
माता का नाम पुतलीबाई और पत्नी का नाम कस्तूरबा। ठीक है, ये गांधी जी का सामान्य परिचय हो गया। आगे बात करें तो गांधी जी पढ़ने के लिए लंदन यानी इंग्लैंड गए और वहां से बैरिस्टर वकील वकालत की डिग्री प्राप्त की। और गांधी पढ़ने के लिए, गांधी जी कर देता हूं, गांधी जी पढ़ने के लिए लंदन गए और वहां से बैरिस्टर यानी वकालत की डिग्री प्राप्त की। ठीक है, वकालत की डिग्री प्राप्त करने के बाद वे नौकरी करने दक्षिण अफ्रीका चले गए। तो वे नौकरी करने कहां चले गए? दक्षिण अफ्रीका चले गए। वहां उन्होंने अंग्रेजों की रंग भेद नीति का विरोध किया। तथा सत्याग्रह के माध्यम से अपनी बातों को पाया। आगे गांधी जी के बारे में बात करें तो सत्याग्रह के माध्यम से अपनी बातों को मनवाया। फिर गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। तथा गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु बनाया। ये महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ सामान्य बातें जो मैंने आपको बताई थी। अब आगे चलते हैं पाठ में अपने। अब पाठ में जब चलेंगे तो अपन पढ़ेंगे पहला जो है वो विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। अब पहला विश्व युद्ध, पहला विश्व युद्ध कब हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच हुआ। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से 1918 के बीच। पूछा जा सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से 1918 के बीच हुआ। 1914 के सालों में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन इलाकों तक फैल गया और 1919 के बाद सालों में फैल गया। इसमें नए सामाजिक समूह पैदा हो गए और संघर्ष की नई पद्धतियां सामने आ रही थी। इन बदलावों को हम कैसे समझेंगे, उनके क्या परिणाम हुए, वो इसमें अपन पढ़ेंगे। सबसे पहली बात यह है कि विश्व युद्ध में एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी, जिसके कारण रक्षा व्यय और भारी इजाफा हुआ। इस खर्चे की भरपाई करने के लिए
युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और करों में वृद्धि की गई, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर भी लगा दिया गया। युद्ध के दौरान तेजी से कीमतें बढ़ रही थी। देखिए ये जो चीजें हैं, ये क्या कह रहा है, ये कहने का मतलब ये है कि प्रथम विश्व युद्ध में भयंकर रूप से खर्चा हुआ। जब खर्चा प्रथम विश्व युद्ध में भयंकर रूप से हुआ तो उस खर्चे की भरपाई करने के लिए अंग्रेजों ने नए नए काम किए। अब अंग्रेज लड़िया बैठे और खर्चो मांगो, निश्चित तौर खर्चो तो मांगो, लाग्यो ही लाग्यो, खर्चो तो घणो ही लाग्यो। अब उस खर्चे को पूरा करने के लिए उन्होंने भारत पर कई फालतू कर लगा दिए, जिनमें आयकर भी था, सीमा कर भी था, और बहुत सारे करों को भारत पर प्रत्यारोपित कर दिया कि वो इन करों को भरे। तो ये स्थिति भारत में हो गई थी। तो निश्चित तौर से इसका विरोध तो होना ही था, क्योंकि भारत को तो कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया यूरोप में, वहां अंग्रेजों और इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, जर्मनी ये लड़ रहे थे, हमारा इसमें कोई लेना देना ही नहीं था। यानी भारत का, मेरा कहने का मतलब यह है कि भारत का उनसे कोई लेना देना ही नहीं था, और वह कर्ज काटा कटाऊं भारत को, तो विरोध तो निश्चित तौर से होना ही है। 1913 से 1918 के बीच कीमतें दोगुना हो चुकी थी। यानी 1913 में जो कीमतें थी, 1918 आते आते प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ 1918 में, तो वहां आते आते ये कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, दोगुना, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। गांव में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, धिंगाना भर्ती किया गया, क्योंकि लोग भर्ती होना नहीं चाहते थे, मरने को दृढ़ है बेटे। जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। 1819 और 20-21 के हिस्सों में फसलें भी खराब हो गई, जिस कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया। उसमें फ्लू की महामारी फैल गई, फ्लू मतलब बुखार की महामारी फैल गई, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। ये वो टाइम है जब स्पेनिश फ्लू फैला था। ये अभी हाल ही में आपने देखा होगा कोरोना आया था, कोरोना में बहुत सारे लोग मारे गए थे, जबकि हम इतना विकास कर चुके हैं, तब की स्थिति है। ये उस समय की बात कर रहा है जब स्पेनिश फ्लू फैला। ये वैसे ही कोरोना की तरह फैलने वाला बुखार था और बहुत सारे लोग इसमें मारे गए थे। इवन महात्मा गांधी को भी कहते हैं कि स्पेनिश फ्लू हो गया था, लेकिन उनको बचा लिया गया, वे बच गए थे उस समय। तो जिसके कारण खाद्य पदार्थों को भारी अभाव पैदा हो गया, महामारी फैल गई। 1921 की जनगणना के दुर्भिक्ष मतलब अकाल के कारण और महामारी के कारण 120 से 30 लाख लोग मारे गए थे। देखो जनगणना प्रत्येक 10 साल बाद भारत में जनगणना होती है, और उस जनगणना में भारत में हमेशा जनसंख्या बढ़ी है, लेकिन 1911 से 21 के बीच का जो टाइम है, इस समय प्रथम विश्व युद्ध हुआ, स्पेनिश फ्लू आया, लोग मरे, उनमें जो है वो उन स्थितियों में भारत में स्थिति ज्यादा गड़बड़ा गई थी। इनके कारण जो है वो भारत में यहाँ बहुत खराब हो गई थी, और उस वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो मारे गए थे। और 1911 से 21 के बीच का जो समय था, उसमें भारत की जनसंख्या बढ़ने के बजाय कम हो गई थी। तो एकमात्र ऐसा बार हुआ था जब भारत में जनसंख्या बढ़ने की बजाय कम हो गई थी। आगे देखते हैं। लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद मुसीबतें कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसी समय एक नेता सामने आया जिसने संघर्ष को एक नया ढंग दिया। मैंने आपको कहा कि गांधी जी आए थे और गांधी जी ने आंदोलन को एक नया तरीका दिया। तरीके का नाम क्या था? सत्याग्रह। आते हैं, बात करते हैं सत्याग्रह पर। सत्याग्रह महात्मा गांधी जनवरी 1915, मैंने आपको लिखवाया 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत लौटे। इससे पहले वह दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने जन तरीके का एक आंदोलन किया। मैंने आपको बताया था कि गांधी जी ने यहाँ एक आंदोलन किया था। ये देखो, ये दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मजदूरों के साथ गांधी जी का एक चित्र है, जिसमें गांधी जी ने जो है वो आंदोलन किया था। तो साथियों, इसमें अपन ने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के क्या क्या परिणाम थे, भारतीयों को कितना परेशान किया गया वगैरह अपन ने पढ़ा। फिर गांधी जी का जो है वो उदय होता है। अब गांधी जी क्या करेंगे, गांधी जी ने किस प्रकार आंदोलन किया, उसको अपन देखें। अब देखो, नस्ल भेदी सरकार, नस्ल भेदी मतलब जो नस्ल के आधार पर काले गोरे का विचार करती है, उसे नस्ल भेदी सरकार कहते हैं। सफलतापूर्वक गांधी जी ने लोहा लिया। इस पद्धति को वे सत्याग्रह कहते थे। सत्याग्रह के विचार सत्य की शक्ति, आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। सत्याग्रह का अर्थ क्या है कि लगातार सत्य के लिए आग्रह करना जब तक उनकी बात को स्वीकार नहीं कर लिया जाता। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, हिंसा का कोई स्थान नहीं होता। मेरे कहने का मतलब है लड़ाई झगड़ा यहाँ नहीं होता। बिना लड़ाई झगड़े के ये काम किया जाना जो है वो सत्याग्रह कहलाता है। इसका अर्थ यह है कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है
यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है तो उत्पीड़क से मुकाबला कर, उत्पीड़क मतलब जो है हमारे ऊपर जो जुल्म कर रहा है, वो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे अपने संघर्ष को सफल हो सकता है। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झंझोड़ना चाहिए। उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। यानी सत्याग्रह का मतलब सीधा सा है अहिंसा के साथ सत्य के लिए लगातार जो है वो आग्रह करना, ताकि हमारी बातों को सुना जाए, हमारी बातों को माना जाए। यही गांधी जी ने किया था और इसी रास्ते पर चलकर गांधी जी ने को आजाद करवा दिया था। भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह चलाया। उन्होंने सत्याग्रह में 1917 में बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। अब देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण है। 1917 में चंपारण, ये भारत में गांधी जी का पहला आंदोलन था। अब चंपारण के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि चंपारण में एक्चुअल में हुआ क्या था, चंपारण क्या था, वहां क्या हुआ था। देखिए चंपारण के किसान जो है वो नील की खेती करते थे। नील का मतलब कपड़ों को, व्हाइट कपड़ों को नीला रंग देने के लिए जो है वो नील की खेती की जाती थी। कपड़ों को नीला रंग देने के लिए, और नील के अलावा ऐसा कोई भी जो है वो साधन नहीं था जिससे रंगों को नीला बनाया जा सके। ये जो सिंथेटिक कलर थे इनकी स्थापना बाद में हुई है, इनका बाद में आगमन हुआ है। तो नील जो है वो नीला कलर देने के लिए काम आता था। चंपारण के किसान नील की खेती करते थे। गांधी जी ने जब वहां पर पता किया, वहां के किसान थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बताया था कि नील के किसानों पर तिनकटिया पद्धति, कौन सी पद्धति है नील के किसानों पर जो है वो तिनकटिया पद्धति, ये मैं यहां लिख देता हूं, नील के किसानों पर तिनकटिया पद्धति लागू थी। अब ये तिनकटिया पद्धति लागू थी। इनसे क्या होता था, ये तिनकटिया पद्धति में किसानों पर बहुत ज्यादा अत्याचार किए जाते थे। गांधी जी ने वहां आंदोलन किया, गांधी जी ने किसानों को प्रेरित किया, आंदोलन सफल रहा और चंपारण में गांधी जी को सफलता मिली। अपन प्रश्न वो याद रखना है कि गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन कौन सा था। चंपारण आंदोलन कब हुआ? 1917 में हुआ। शुरुआत में मैं थाने बतायो छोटा प्रश्न आवेला तो छोटा प्रश्न का उत्तर है छोटा छोटा ही होसी। प्रश्न यह आज का है कि गांधी जी ने भारत में पहला आंदोलन कब किया? 1917 में किया। कौन सो करियो? चंपारण आंदोलन करियो। चंपारण कट है बिहार में। क्या समस्या ही? नील का किसान आबे दापेड़ा अंग्रेज नो, वह समस्या ही। तिनकटिया पद्धतियों परेशान आ दौरा किया और दमनकारी व्यवस्था के खिलाफ। इसके अलावा 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा में किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह किया। ये खेड़ा गुजरात में एक स्थान है, वहां के किसान भी अंग्रेज जो है वो परेशान करते थे, उनसे रिलेटेड उन्होंने आंदोलन किया। फसल खराब होने पर प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा किसान लगान चुकाने के हालात में नहीं थे। प्लेग किससे फैलता है? चूहों से फैलता है। तो चूहों से फैलने वाली बीमारी प्लेग पहली बहुत ठाडी बीमारी हुआ करती है। आजकल तो बाबड़ा चूहा ही कौन रहा, आंदोलन कट्ठे है, प्लेग पाले कौन है पहले होता। तो ये प्लेग बीमारी फैली, बहुत सारा लोग मर गया। पहले क्या होता था कि एक वायरस होता था जो चूहे के ऊपर ट्रेवल करता था। चूहा जब किसी को काट लेता था तो उसको प्लेग हो जाता था और बहुत लोग मरते थे उस समय। यही कोई छोटी मोटी बात को नहीं है। तो एक वजह बट किसानांगन पिस्सा कौन रहा, लोग मर गया, वह खेती होगी चौपट, लोग ही मर गए तो खेती कठू हो गई। फिर भी वहां किसान लियो लगान मांगियो तो लगान बापड़ा दे खटाऊ था नहीं बेरो है, पिस्सा भी ने क्या वो लगान दे जाए। और महामारी के कारण खेड़ा के किसान कर्ज चुकाने के आदात में नहीं थे। वे चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दी जाए। भैया कौन कहोगा मैं लगान चुकाऊंगा नहीं पर टेम दियो मान। गांधी जी ने वहां सूती कपड़ा उद्योगों में मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन किया और अहमदाबाद जा पहुंचे। गांधी जी ने इनमें भी सफलता मिली। अब आओ रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट क्या हो मैं थाने बताऊं। अब देखिए रोलेट एक्ट क्या था। देखो रोलेट एक्ट क्या था। 1914 से 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजा ने भारतीयों की जरूरत थी
तो अंग्रेजों ने भारतीयों से कहा कि आप चिंता न करें, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद हम आपको स्वतंत्रता दे देंगे, यानी भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान कर दिया जाएगा, एक तरीके से भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा, चिंता न करें। अब प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हो गया तो इसकी मांग उठने लगी, प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने से पूर्व ही मांग उठने लगी कि आप ऐसा कोई कदम उठाइए जिससे भारत को स्वतंत्र किया जा सके। सबको पता था कि अंग्रेज धोखेबाज है, वो निश्चित तौर पर उल्टी बात करेंगे, भारत को आजाद वो करेंगे नहीं, इसलिए विरोध जो है वो करना शुरू कर दिया। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने एक उनका अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था सिडनी रोलेट। अंग्रेजों का एक अधिकारी था जिसका नाम था सिडनी रोलेट। इस सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया और उसे कहा कि आप एक ऐसा कानून बनाइए जिससे जो क्रांतिकारी है उनके आंदोलन को दबाया जा सके। सिडनी रोलेट ने एक कानून बनाया, उस कानून को केंद्रीय विधान परिषद ने पारित कर दिया, जिसे हम वर्तमान में जैसे अपनी संसद है ना, वैसे उस समय वो थी, और उस केंद्रीय विधान परिषद ने उस कानून को पारित कर दिया और अंग्रेजों ने कानून को लागू कर दिया। इस कानून को रोलेट एक्ट कहा जाता है, क्योंकि सिडनी रोलेट इसका अध्यक्ष था, इसलिए इस कानून को रोलेट एक्ट कहा जाता है। अब बात आवे इस रोलेट एक्ट में था क्यों, भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया। प्रश्न यह पूछा जाता है रोलेट एक्ट क्या था, तो रोलेट एक्ट पर टिप्पणी लिखिए, प्रश्न यूं आता है तो रोलेट एक्ट क्या है। तो मैं बता देता हूं आपको रोलेट एक्ट क्या है, मैं थोड़ा बता देता हूं आपको कि उत्तर कैसे लिखना है, पहले वो बता देता हूं। 1918 में अंग्रेजों ने क्रांतिकारी आंदोलन को दबाने के लिए सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया, जिसकी सिफारिशों के आधार पर 1919 में रोलेट एक्ट बनाया गया। इस रोलेट एक्ट के माध्यम से किसी भी भारतीय को केवल शक के आधार पर न केवल गिरफ्तार किया जा सकता था, बल्कि उसे 2 वर्ष के लिए जेल में डाला जा सकता था। यानी भारतीयों को न केवल गिरफ्तार किया जा सकता था, बल्कि 2 वर्ष के लिए उसे जेल में भी डाला जा सकता था। अब आप सोचिए कितनी खराब बात है कि एक व्यक्ति जिसका कोई अपराध नहीं है उसको गिरफ्तार कर लिया जाए और 2 वर्ष के लिए उसको जेल में डाल दिया जाए। वर्तमान समय की बात करें तो एक व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा जेल में नहीं रखा जा सकता, 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय की स्वीकृति प्राप्त करना जरूरी है, जबकि उस समय 2 साल 24 महीने यानी 24 महीने व्यक्ति को जेल में रखा जा सकता था। तो भारतीयों ने इसे काला कानून कहा और इसका विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध तो करी सी, या तो हर की नहीं उठा के अंग्रेज जेल में टेक दे, और उन्होंने किया भी ऐसा ही। अंग्रेजों ने इस कानून का दुरुपयोग किया और बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया गया। ये जो है वो कानून था रोलेट एक्ट। तो रोलेट एक्ट में आप क्या लिखेंगे कि 1918 ईस्वी में भारत में चल रहे क्रांतिकारी आंदोलन को दबाने के लिए सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया। इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट बनाया गया। इस एक्ट के माध्यम से किसी भी भारतीय को केवल शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था तथा उसे 2 वर्ष के लिए जेल में डाला जा सकता था। भारतीयों ने इसे काला कानून कहा और इस कानून का विरोध किया था। यह है रोलेट एक्ट। एक बार थोड़ा सा पढ़ देता हूं। इस कामयाबी से उत्साहित, यानी ऊपर 2 आंदोलन गांधी जी के, एक चंपारण आंदोलन, दूसरा खेड़ा आंदोलन, जब सफल हुए तो गांधी जी ने 1919 में रोलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन किया। रोलेट एक्ट में आपको बता चुका हूं क्या है। फैसला किया, भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद कानून को इंपेरेटिव लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दी, यानी जो केंद्रीय विधान परिषद थी, हिंदी अनुवाद ये है इसका, बहुत जल्दीबाजी में पारित कर दिया। इस कानून के जरिए गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक, मैंने जो बात बताई, 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया। महात्मा गांधी ने ऐसे अन्यायपूर्ण के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते और 6 अप्रैल को एक हड़ताल होना शुरू किया। विभिन्न शहरों और रैली जुलूसों का
आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप कामगार हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद हो गई। इस व्यापक जन उभार से चिंतित व रेलवे टेलीग्राफ जैसी संचार सुविधाओं को भंग हो जाने की आशंका से अंग्रेज भयभीत हो गए और राष्ट्रवादियों का दमन शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने सोचा गांधी जी आंदोलन किया है तो पूरे देश में बहुत तीव्र गति से फैल जाएगा, इसलिए आंदोलन को दबाया जाए। और उन्होंने क्या किया, अमृतसर में बहुत से स्थानीय नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया। गांधी जी के दिल्ली पर प्रवेश में रोक लगा दी। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी, जिसके बाद बैंकों, डाकखानों, रेलवे स्टेशनों पर हमले होने लगे। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर ने कमाल संभाल ली। मार्शल लॉ का मतलब होता है सेना का कानून लागू कर दिया, एक तरीके से आपातकाल लगा दिया, कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकता, अब सेना के हाथ में है। ये अंग्रेजों ने किया। रोलेट एक्ट में आपको बता ही चुका हूं कि रोलेट एक्ट क्या है। तो ये जो है वो रोलेट एक्ट हो गया, उसका विरोध शुरू हो गया। अब आगे चल के बात करते हैं कि जलियांवाला बाग क्या हुआ। अब मैं आपको बता देता हूं। गांधी जी ने 6 अप्रैल को पूरे भारत में हड़तालें आयोजित की। पूरे भारत में हड़ताल हुई। ऐसी हड़ताल अमृतसर में भी हुई। अमृतसर पंजाब में। अमृतसर में जब ये आंदोलन हो रहे थे तो बहुत सारे लीडर्स को जो है वो गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। जब इनको जेल में डाला गया, उनको जेल में डाल दिया गया। इन जेल में डालने में 2 अमृतसर के बड़े नेता थे। ये 2 बड़े नेता कौन थे? एक था डॉक्टर सैफुद्दीन और दूसरे थे सत्यपाल। ये 2 बड़े पंजाब के नेता थे, एक हिंदू नेता थे, एक मुस्लिम नेता थे। सब मिलकर इन्होंने आंदोलन किया था। इन्हें जेल में डाल दिया गया। शांतिपूर्ण जुलूस निकाल रहे थे कि भाई रोलेट एक्ट को हटा दिया जाए, क्यों गांधी जी ने 6 अप्रैल को पूरे भारत में आंदोलन शुरू कर दिया था। ये भी बेचारे निकाल रहे थे। अंग्रेजों ने क्या किया, दोनों को पकड़ के जेल में चेप दिया। ये बात अंग्रेजों के खिलाफ चली गई। लोग नाराज हो गए। लोगों ने क्या किया, अमृतसर के लोगों ने क्या किया, 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में, यानी जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण मीटिंग का आयोजन किया गया कि हमारे नेताओं को आखिर क्यों गिरफ्तार किया गया, उनकी क्या गलती थी, उन्हें जल्द से जल्द छोड़ा जाए। केवल इतना ही विरोध था कि उनको क्यों गिरफ्तार किया गया, हमें उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, हमने उनको क्यों गिरफ्तार किया गया, ये केवल उनकी मांग थी। अब वो वहां बैठकर शांतिपूर्वक मीटिंग कर रहे थे। अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों को जो पता चला कि भाई वहां जलियांवाला बाग में एक मीटिंग हो रही है, तो उस समय अमृतसर का पुलिस अधीक्षक, जिसे अपन आज एसपी कहते हैं, वो पुलिस अधीक्षक तो जो वो था जनरल ओ डायर। नाम पीछे आया है ना, जनरल ओ डायर ने मार्शल लॉ लगा दिया। जनरल ओ डायर ने कहा कि भाई मेरे होते हुए और इतनी बड़ी मीटिंग अमृतसर में जलियांवाला बाग में, वो क्या हुआ, वहां अपने पुलिस फोर्स को लेकर पहुंच गया और उसने जलियांवाला बाग का गेट था उस पर तो बंद कर दिया और ऊपर चढ़कर उसने कहा कि जाओ यहां से जल्दी। अब बेचारे जाए कहां, और अंग्रेजों ने जनरल डायर ने क्या किया, वहां गोली चलानी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए, हजारों लोग जो है वो मर गए। ये जलियांवाला बाग है। लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागना शुरू किया, तो एक कुआं था, उस कुएं में बहुत सारे लोग कूद गए, तो वो बचे, तो उनके ऊपर लोग कूद गए तो वो वैसे मर गए। एक बहुत ही घिनौना हत्याकांड उस पागल आदमी ने किया था, इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। अंग्रेजों ने बाद में एक आयोग बनाया, आयोग का अध्यक्ष था डब्ल्यू हंटर। हंटर आयोग बनाया था, उसका अध्यक्ष हंटर आयोग था। हंटर आयोग ने कहा कि जो काम डायर ने किया वो जरूरी था, मतलब वो जरूरी था लोगों को मारना, उसने ये कहा और उसने डायर को क्लीन चिट दे दी। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड था। प्रश्न आ सकता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखिए। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है, दोबारा बता देता हूं। 10 अप्रैल 1919 पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। 10 अप्रैल 1919 पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन और सत्यपाल को रोलेट एक्ट का विरोध करने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत सारे पंजाबी लोगों ने भाग लिया। वहां तत्कालीन अमृतसर के पुलिस अधीक्षक जनरल डायर ने लोगों पर गोलियां चलवा दी, जिसमें हजारों लोग मारे गए और बहुत सारे लोग घायल हो गए। इस घटना को जो है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम ना
जाता है। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इस दिन अमृतसर में बहुत सारे लोग सालाना बैसाखी मेला, इस दिन बैसाखी का मेला भी था, बैसाखी का मेला मना रहे थे, बैसाखी का त्योहार था, शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में हो गए। काफी लोगों ने सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध भी किया। ये मैदान चारों तरफ से बंद था। शहर से बाहर होने के कारण यहाँ जुटे लोगों को ये पता नहीं था कि मार्शल लोग लगा दिया है। जनरल डायर ने हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और जाते ही मैदान के बाहर निकलने वाले रास्तों को बंद कर दिया और सिपाहियों को भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। सैकड़ों लोग मारे गए। बाद में बताया गया सत्याग्रह को जैन में दहशत और विश्व का भाव पैदा करके नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था। जैसे जैसे जलियांवाला बाग की खबर फैली, उत्तर भारत में बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतरने लगे, हड़तालें होने लगी, लोग पुलिसों से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। सरकार के इन कार्रवाइयों को निर्ममता से कुचलने का रास्ता अपनाया। सरकार लोगों को अपमानित और आतंकित करना चाहती थी, लोगों को डराना चाहती थी। सरकार सत्याग्रहों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए सड़क पर घसीटने और शहीदों को सलाम मारने और मजबूर किया गया। लोगों को कोड़े मारे गए, पर बम बरसाए, गांवों पर बम बरसाए। हिंसा फैलते देख गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी ने जो 6 अप्रैल को आंदोलन शुरू किया था, उस आंदोलन को गांधी जी ने समाप्त कर दिया। भले ही रोलट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन वह भी मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। गांधी पूरे भारत में एक आंदोलन, जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, लेकिन उनका मानना था कि हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के नजदीक लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। उन्हें लगता है कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर ये दोनों समुदाय नजदीक ला सकते हैं। अब ये शब्द देखिए, खिलाफत। अब क्या था खिलाफत आंदोलन, आपको बता देता हूं। और प्रश्न ये भी आया था पीछे कि खिलाफत आंदोलन में गांधी जी ने भाग क्यों लिया। प्रश्न ये आया था 10वीं क्लास में कि खिलाफत आंदोलन क्या है और महात्मा गांधी ने इसमें भाग क्यों लिया। प्रश्न ये था कि खिलाफत आंदोलन क्या है और महात्मा गांधी ने इसमें भाग क्यों लिया। मैं आपको बताऊं, इस्लाम धर्म में एक पद होता है खलीफा। खलीफा क्या होता है? खलीफा का पद होता है, इस्लाम धर्म में सबसे बड़ा जो राजा होता है उसे खलीफा मानते हैं। इस्लाम धर्म में कोई राजा कहीं का हो, अपना प्रतिनिधि खलीफा को मानता है। खलीफा का मतलब है जो इनके पैगंबर है, इस्लाम धर्म के जो पैगंबर है मोहम्मद साहब का जो वंश है उससे रिलेटेड राजा खलीफा थे। उस समय तुर्की का ओटोमन सम्राट जो है वो खलीफा माना जाता था। यानी खलीफा बहुत पवित्र पद है इस्लाम धर्म में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की जो था वो इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ रहा था, तो उन्हें पता था कि यदि इंग्लैंड जीत गया तो वो खलीफा के पद को समाप्त कर सकता है। तो भारतीय मुसलमानों ने यह मांग की थी कि भाई खलीफा का पद समाप्त नहीं किया जाए, और अंग्रेजों ने यह पूरी तरीके से जो है वो कहा था कि भाई खलीफा का पद समाप्त नहीं किया जाएगा। अब जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त हुआ, प्रथम विश्व युद्ध, अंग्रेजों ने क्या किया कि खलीफा का पद समाप्त कर दिया। उसके विरोध में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। यह आंदोलन 2 व्यक्तियों द्वारा, 2 भाई थे जिन्हें अली बंधु कहा जाता है, मोहम्मद अली और शौकत अली, उन्होंने यह आंदोलन चलाया था। इस खिलाफत आंदोलन में क्या था? इस आंदोलन में यह था कि खलीफा जो है, जो खलीफा है वो उसके पद को समाप्त कर दिया गया। उसके विरोध में ये खिलाफत आंदोलन चलाया गया। तो प्रश्न क्या बनता है कि खलीफा आंदोलन क्या है? तो खलीफा आंदोलन में क्या करेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने खलीफा का पद समाप्त कर दिया, जिसका विरोध भारतीय मुसलमानों ने शुरू किया। इस आंदोलन को खिलाफत आंदोलन कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि जब मुसलमानों की बात थी तो गांधी जी उसमें ले क्या रहे थे। प्रश्न यह भी आता है कि गांधी जी ने इसमें भाग क्यों लिया। दोनों साथ में आते हैं। तो गांधी जी ने इसमें इसलिए भाग लिया क्योंकि गांधी जी को ध्यान था कि अगर भारत को आजाद कराना है तो हिंदू और मुस्लिमों को एक होना पड़ेगा, और हिंदू मुस्लिम एक कब होंगे? जब हिंदू मुसलमानों की मदद करेंगे। इसलिए गांधी जी ने इसमें भाग लिया। तो गांधी जी ने क्यों भाग लिया? गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का स्वर्णिम अवसर माना और उन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया ताकि हिंदू और मुसलमानों के मध्य एकता को बढ़ाया जा सके। इसलिए गांधी जी ने इसमें भाग लिया। अब देखिए, पहले विश्व युद्ध में ओटोमन की हार हो चुकी थी। सात से अफवाह फैली कि इस्लामी विश्व में आध्यात्मिक नेता ओटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त संधि थोपी जाएगी। खलीफा की तात्कालिक शक्तियों को मार्च 1919 में मुंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। मोहम्मद अली और शौकत अली, मैंने आपको नाम बताया, इन 2 भाइयों ने शुरू किया था।
साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी से चर्चा शुरू की। 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने दूसरे नेताओं को इस बात के लिए राजी कर लिया खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। ये क्यों शुरू किया गया? क्योंकि खिलाफत आंदोलन बाद में जो है वो खत्म हो गया था, क्योंकि खलीफा ने अंग्रेजों की स्थिति को स्वीकार कर लिया था। तो खिलाफत आंदोलन तो अपने आप समाप्त हो गया। तो प्रश्न क्या बनता है कि खिलाफत आंदोलन क्या था और गांधी जी ने इसमें भाग क्यों लिया? तो अंग्रेजों इस्लाम धर्म में तुर्की के ओटोमन सम्राट को खलीफा माना जाता था। अंग्रेजों ने उसका पद जो है वो समाप्त करने की घोषणा की, जिसका विरोध जो है वो भारत में शौकत अली और मोहम्मद अली यानी अली बंधुओं ने किया, और जो है वो इस आंदोलन को खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। गांधी जी ने इस आंदोलन में भाग लिया। क्यों लिया? गांधी जी ने इस आंदोलन में इसलिए भाग लिया क्योंकि गांधी जी जानते थे कि हिंदू और मुसलमानों के एक हुए बिना भारत आजाद नहीं होगा, और भारत को आजाद करवाने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता जरूरी है। इस समय को गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता का स्वर्णिम अवसर माना और गांधी जी ने इस आंदोलन में भाग लिया। तो प्रश्न ये बनता है, प्रश्नों पर अपन चर्चा बाद में भी करते रहेंगे, अब साथ साथ ये चर्चा करते रहेंगे। जब ऐसे खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया तो गांधी जी ने जो है वो असहयोग आंदोलन शुरू किया। ये जो असहयोग आंदोलन है ये क्या है, इसके बारे में अपन आगामी जो वीडियो होगा उस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में अपन ने इस पाठ के बारे में पढ़ा। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।